जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस सेशन में स्वागत है। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों को यह डाउट रहता है कि हम बायोलॉजी क्लास 10 में आ गए हैं, कक्षा 9 में कोई विशेष तैयारी नहीं किए हैं, अब कक्षा 10 में क्या होगा। तो बायोलॉजी से बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है कि बायोलॉजी अब हमारे स्कूल में भी उतना बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। बायोलॉजी ग्राफ भी आते हैं, तो कहाँ से अच्छे से बायोलॉजी हम सीख पाएंगे। तो बस निश्चिंत रहिए, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। आप सभी लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से सिखा के ही भेजेंगे। आप हमारे एक वीडियो को देख लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज ये आपका दूसरा सेशन है और इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो यहाँ पे बात समझिए, सबसे पहले इसकी हम लोग क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बात समझिए, प्रकाश संश्लेषण जिसे आप लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे बात समझिए, तो यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या देंगे, जिस क्रिया द्वारा जिस क्रिया द्वारा जिस क्रिया द्वारा पौधे पौधे कार्बनिक भोजन का कार्बनिक भोजन का कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं, तो उसे प्रकाश संश्लेषण या पादपों में पोषण कहते हैं, या पादपों में पोषण कहते हैं अब एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, यह प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, ये पौधे के हरे भागों में होती है। तो लिख सकते हैं, यह प्रक्रिया पौधों के हरे भागों में होती है अब यहाँ पे बात समझिए, प्रकाश संश्लेषण जब पेड़ पौधों में क्या होता है, स्वपोषी पोषण होता है और पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, कुछ आवश्यक कच्ची सामग्री का प्रयोग करते हैं। अब वो आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी है, तो यहाँ पे आप लोग जानेंगे। यहाँ पे ये क्या प्राप्त करते हैं, सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं, सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं। फिर इसके बाद दूसरी आवश्यक कच्ची सामग्री क्या होती है, क्लोरोफिल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं। फिर इसके बाद ये क्या ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके बाद ये क्या ग्रहण करते हैं, H2O, क्या प्राप्त ग्रहण करेंगे, जल। तो भैया ये आवश्यक कच्ची सामग्री का प्रयोग करते हैं। आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्या है क्लोरोफिल, तीसरा क्या है CO2, और भैया चौथा क्या है H2O जल। तो भैया यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेड़, और इसमें हम लोग समझने वाले हैं फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, एकदम बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे बात समझिए, जो यहाँ पे जल है, जल हम लोग कहाँ पे सिंचाई करते हैं, पेड़ पौधों में, खेतों में, जमीन में हम लोग जल की सिंचाई करते हैं। तो भैया जब जल हम पेड़ पौधों को जड़ में पहुंचाते हैं, जड़ में भेजते हैं, तो यहाँ से ये जो पानी है, जो जल है, वो कहाँ पहुंचता है, पत्तियों तक पहुंचता है। लेकिन अब आपके मन में एक विचार आया होगा, सर यहाँ क्या पेड़ पौधों में पाइप लगा हुआ है कि यहाँ से नीचे से पानी क्या हो गया, पत्तियों तक पहुंच गया।
नहीं, यहाँ पे देखिए आप लोग देखिएगा घरों में पानी को क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको छत में पानी पहुंचाना है तो आप क्या करते हैं भैया, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, पंप का इस्तेमाल करते हैं, मोटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है पानी छत में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे भी क्या मतलब ऐसा पाइप लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बात समझिए, जब आप लोग खेतों में सिंचाई करते हैं तो जो जल होता है पेड़ पौधों में क्या होता है, संवहन ऊतक पाया जाता है। क्या होता है भैया, संवहन ऊतक होता है, जिसको आप लोग संवहन तंत्र के नाम से भी जानेंगे। और ये जो संवहन ऊतक होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है जाइलम और एक क्या होता है भैया, फ्लोएम होता है। एक क्या होता है, फ्लोएम होता है। तो भैया जो जाइलम है, देखिए जा से जाइलम, जाइलम क्या करता है, मतलब पेड़ पौधों के पूरी कोशिका में फैला होता है। तो जाइलम के द्वारा ही क्या होता है, जल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। तो यहाँ पे बात समझिए, और जो जल का मतलब गमन है वो एक दिशात्मक होता है, मतलब एक ही दिशा में जाएगा। तो भैया जाइलम से मतलब जाइलम की सहायता से यहाँ पे क्या हो गया, जल पत्तियों तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच जाएगा, जल पत्तियों तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे बात समझिए, और जो पेड़ पौधों का हरा भाग होता है वहां पे क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो पेड़ पौधे क्लोरोफिल के कारण ही क्या होते हैं, हरे होते हैं। फिर इसके बाद जो पत्ती होती है इसके सतह में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे क्या कहते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब गैस को छोड़ते हैं और गैस को ग्रहण करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो मतलब इनको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया। फिर इसके बाद जब सूर्य का प्रकाश मतलब दिन में निकलता है सूर्य, तो सूर्य का प्रकाश भी इनको क्या होता है, मिल जाता है। तो भैया क्लोरोफिल का कार्य क्या है, सुन लीजिए। क्लोरोफिल का कार्य ये है सूर्य के प्रकाश को क्या करना है, अवशोषित करना। तो ये सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब प्रकाश को भी प्राप्त कर लिए। क्लोरोफिल इनको मिल गया और क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, जल भी मिल गया। जब यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती हैं तो भैया इनमें क्या होता है, वही क्रिया होती है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिससे अपना भोजन बना लेते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, या पेड़ पौधों का भोजन कहते हैं। तो यहाँ पे जो भोजन बनाने की प्रक्रिया, भोजन बनाने की प्रक्रिया वो कहाँ हो रही है, तो आप देख सकते हैं पत्तियों में हो रही है। कहाँ हो रही है प्यारे बच्चों, पत्तियों में हो रही है। तो पेड़ पौधों में भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया है या भोजन कहाँ बनता है, तो पत्तियों में बनता है। आप लोग जान गए क्लोरोफिल का काम क्या है, प्रकाश को अवशोषित करना। अब इसके बाद जब भोजन बन जाता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके द्वारा जाता है, तो फ्लोएम ऊतक के द्वारा जाएगा। किसके द्वारा जाता है, फ्लोएम ऊतक के द्वारा जाता है। तो ये क्या है, पेड़ पौधों में क्या है, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है या भोजन बनाने की क्रिया है, जो कि आवश्यक कच्ची सामग्री का प्रयोग करके पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पे आवश्यक कच्ची सामग्री कौन सी है, तो आपको बता भी दिए हैं, सूर्य का प्रकाश। अब यहाँ पे लिखने के लिए तो आपको बता ही दिए कैसे लिखना है। अब आपको एक समीकरण भी देना है इन सब से। यहाँ पे समीकरण क्या देना है, 6CO2 प्लस 12H2O, मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड देखिए मिलता है और क्या मिलेगा भैया, जल। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है भैया, प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे क्या बनता है, C6H12O6, मतलब यहाँ पे क्या बना भैया, ग्लूकोज। इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। और ये तो भैया कार्बन है और ये तो जल है। फिर क्या इधर बनता है, 6O2 और फिर क्या बनता है भैया, 6H2O, और इसके बाद इस मतलब क्या मिलती है, पेड़ पौधों में ऊर्जा मिलती है। तो ये समीकरण भी आपको क्या करना है, पेपर में लिख के आना है। जब भी आपसे पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसको समझाइए या टिप्पणी दीजिए, तो भैया आपको परिभाषा भी लिखना है, आपको ये पूरा बढ़िया सा बकायदा चित्र भी बनाना है और ये सारी मतलब क्रियाएं दर्शा भी देना है। दर्शाने के बाद ये समीकरण भी दे दीजिए, जिससे आपको क्या मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर नहीं कटेगा। अब यहाँ पे थोड़ी मतलब और भी चीजें जान लीजिए। तो जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है
तो इससे क्या होता है, उत्पाद बनते हैं। तो उत्पाद क्या बनता है भैया, तो याद रखिएगा ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को आप लोग क्या कह सकते हैं, मंड भी कह सकते हैं, इसको स्टार्च भी कहते हैं। और क्या बनता है, मतलब ऑक्सीजन गैस, और क्या बनता है भैया, जल बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अंतिम उत्पाद क्या है, तो अंतिम उत्पाद क्या है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, और क्या है भैया, जल है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन बना है, ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड से बना है कि भैया जल से बना है। तो ये भी पॉइंट याद रखी लीजिएगा, जो यहाँ पे ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है वो किससे होता है, जल से होता है। किससे होता है प्यारे बच्चों, जल से होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, जो ऑक्सीजन का निर्माण होता है वो किससे होता है, जल से होता है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रदूषण है, बहुत ज्यादा प्रदूषण है, तो पौधों में कौन सी क्रिया होनी चाहिए जिससे क्या हो जाए, प्रदूषण कम हो जाए। तो भैया देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन गैस बनती है, और जब ऑक्सीजन गैस बनेगी तो प्रदूषण कम होगा। तो भैया पेड़ पौधों में कौन सी क्रिया होनी चाहिए, तो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होनी चाहिए, जिससे आपके क्षेत्र का क्या हो जाएगा, प्रदूषण कम हो जाएगा। यही कारण है कि अगर प्रदूषण हमको कम करना है तो पेड़ पौधे उगाना चाहिए। क्या उगाना चाहिए भैया, पेड़ पौधे उगाना चाहिए। तो ये क्या था, प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको मतलब एकदम बेहतरीन तरीके से समझा है। इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिए, एस सर लिखिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा टॉपिक, चलते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, रंध्र के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अब आप लोग जानेंगे रंध्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अब ये क्या होता है, तो यहाँ पे बात समझिए, रंध्र होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं रंध्र क्या होता है। तो आप लोग अपने घर पे पेड़ पौधे देखे होंगे, घर पे आप लोग देखिएगा पेड़ पौधों में पत्तियां होती हैं। तो भैया पत्ती में दो सतह होती है, एक ऊपरी सतह होता है, एक निचली सतह होता है। ऊपरी सतह में छिद्र बहुत कम होते हैं, निचली सतह में क्या होता है, छिद्र होते हैं, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसे हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं तो कहां से करते हैं, नाक से करते हैं। तो पेड़ पौधों में तो नाक होता नहीं है, तो वो लोग श्वसन कहां से करते हैं, तो भैया पत्तियों की सतह पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो आप लोग जान गए होंगे पत्ती की सतह पे क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं, पत्तियों की सतह पर, पत्तियों की सतह पर, सतह पर छोटे छोटे, छोटे छोटे, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं, रंध्र कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो ये आप तो इसकी क्या दे सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं। लेकिन आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो भैया रंध्र का नामांकित चित्र कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, बहुत ही आसान है। मतलब रंध्र का जो नामांकित चित्र बनाना है, आप लोग जल्दी से क्या कर सकते हैं, इसको एकदम बढ़िया बेहतरीन तरीके से बना भी सकते हैं। रंध्र का अगर आपसे पूछा जाए नामांकित चित्र, तो आइए देखते हैं। थोड़ा यहाँ पे ये वाला बड़ा हो गया। चलिए अब यहाँ पे बात समझिए। तो रंध्र का नामांकित चित्र आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही आसान होता है, आप लोग बहुत ही जल्द बना भी सकते हैं। तो ये क्या हो गया है, रंध्र का एक नामांकित चित्र हो गया है। अब इसमें क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं भैया, हरित लवक होते हैं, जिसको आप लोग हरित लवक
या तो क्या कह सकते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। और इसमें बीच में क्या होता है, केंद्रक भी होता है। क्या होता है, केंद्रक भी होता है। तो यहाँ पे आप लोग जल्दी से क्या कर सकते हैं, एक रंध्र का क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। अब यहाँ पे बात समझिए, तो रंध्र में क्या होती है, रंध्र क्या होता है, स्टोमेटा होता है। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं। तो रंध्र में यहाँ पे क्या होती है, दो द्वार कोशिकाएं होती हैं। तो भैया आपसे पूछा जाएगा द्वार कोशिका किस में पाई जाती है, तो याद रखिएगा द्वार कोशिका किस में होती है, तो रंध्र में होती है। तो द्वार कोशिका होती है किस में होता है, रंध्र में होता है द्वार कोशिका। अब एक बात और याद रखिएगा, जब द्वार कोशिका मतलब देखिए जो अपने तरफ के पौधे होते हैं, क्योंकि आप लोग कहां से हैं, यूपी से हैं, और यूपी में हम लोग कहां से हैं भैया, हम तो कौशाम्बी से हैं, बाकी आप जहां से भी हैं। तो आप सभी लोग अगर मान लीजिए यूपी हैं, बिहार से हैं, तो ये क्या है, समतल क्षेत्र है। अब यहाँ पे जो समतल क्षेत्र है, यहाँ की मिट्टी क्या होती है, अच्छी होती है, यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे जो पौधे होते हैं, तो यहाँ पे जो उगने वाले पौधे होते हैं, उनमें जो द्वार कोशिका होती है ना, दिन में खुलती है। तो भैया जब द्वार कोशिका क्या होती है, फूलती है, फूलती है, जब द्वार कोशिका फूलेगी तो रंध्र क्या होता है भैया, खुला होता है। और जब द्वार कोशिका क्या हो जाती है, सिकुड़ेगी, तो भैया रात में हमारे तरफ के जो पौधे होंगे उनमें रात में क्या होगा, ये सिकुड़ जाएगी। जब सिकुड़ जाएगी तो रंध्र छिद्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो भैया जब द्वार कोशिका यहाँ पे खुली रहेगी, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, खुला रंध्र कहते हैं। और इसको थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए ना, तो वो क्या हो जाएगा, बंद रंध्र हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, बंद रंध्र हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे बात समझिए, तो जो हमारे तरफ के पौधे हैं उनमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो दिन में होती है। क्या होती है, दिन में। क्यों, क्योंकि दिन में रंध्र छिद्र खुला रहेगा तो प्रकाश प्राप्त कर लेंगे, जल भी प्राप्त कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल तो होता है। तो भैया उनमें दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लेकिन जो मरुस्थली पौधे होते हैं, मरुस्थल का मतलब जो शुष्क स्थानों में पाए जाते हैं, जैसे आप लोग देखिएगा नागफनी, मदार, मतलब ये सब जो पौधे हैं ये शुष्क स्थानों में पाए जाते हैं। तो मदार जो होता है ना, उसमें जो रंध्र छिद्र होता है रात में खुलता है। जब वो रात में खुलता है तो वो भैया मतलब यहाँ पे बात समझिए, जब रात में रंध्र छिद्र खुलता है तो भैया प्रकाश तो मतलब दिन में ले लिया, मतलब प्रकाश तो वो क्या कर लेगा, दिन में ले लेगा। बात समझ में आ गई, प्रकाश दिन में मिला, क्लोरोफिल भी है, जल भी ले लिया, लेकिन उसको क्या नहीं मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, क्योंकि रंध्र तो बंद है। अब जब भैया रात होती है तो रंध्र छिद्र खुलेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। जब भैया सब कुछ हो जाएगा तब वो भोजन बनाता है। तो भैया उनमें क्या होता है, दिन और रात दोनों समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, मरुस्थलीय पौधों में क्या होता है, दिन और रात दोनों समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लेकिन जो हमारे तरफ के पौधे हैं जैसे पीपल है, नीम है, बरगद है, इनमें केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो भैया जल्दी से क्या कर दीजिए, ऐसर कर दीजिए। अब यहाँ पे बात समझ लीजिए, अब भैया रंध्र में होता क्या है, तो रंध्र में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और क्या होता है, रंध्र में क्या होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं, जिसको हम लोग क्या मतलब क्लोरोफिल चाहे कह दीजिए, क्लोरोफिल बोलेंगे, जिसको पर्णहरित कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा छिद्र देख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रंध्र छिद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, रंध्र छिद्र। और यही अगर मान लीजिए अगर फूला है तो रंध्र खुला रहेगा, अगर भैया मतलब सिकुड़ा हुआ है तो रंध्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बस इतना से आपको क्या कर देना है, ग्राफ बना देना है, जिससे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आप अगर पूरा साइंस हमसे पढ़ लेते हैं ना, तो वादा करते हैं आपसे कि एक एक नंबर बोर्ड एग्जाम में आपके नोट्स से मिलेगा। बस आप हमारे साथ लगातार जुड़ करके अपनी नोट्स बनाते चलिए और समझते चलिए। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे आप जाकर के कहिए कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम आपको और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। बस आपको समझ में आना चाहिए। आप देखिए टीचर को तो आता रहता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना उनको समझ में आना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ही पेपर लिखना है, टीचर को पेपर लिखने नहीं जाना है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। ये हमारा पूरा क्या होता है, मतलब भरोसा होता है कि हम बच्चों को समझाएं, क्योंकि हमें एग्जाम नहीं लिखना है, बच्चों को एग्जाम लिखने जाना है। आइए अब आप लोग देखते हैं, ये तो रंध्र का संरचना हो गया। तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन और आप पूछा जाता है, रंध्र का कार्य पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, रंध्र का कार्य।
अब भैया रंध्र का कार्य क्या होता है, इसका कार्य भी समझ लीजिए। तो पहला काम क्या है भैया, पत्तियों का सतह होता है, तो ये क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, मतलब गैस को ग्रहण करेगा और गैस को क्या करता है भैया, बाहर निकालेगा। तो पहला आप यही कह सकते हैं, गैसों का आदान प्रदान करना। आप लिख सकते हैं रंध्र का मुख्य कार्य गैसों का आदान आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना। पहला पॉइंट तो यही लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, आप लोग जान गए कि जो भैया जल था वो क्या होता है, एक दिशात्मक ही जाएगा, मतलब नीचे से जल ऊपर आ गया तो अब नीचे जाएगा नहीं। तो जो जल वेस्ट बचा है वो इन्हीं रंध्र छिद्रों के द्वारा जल वाष्प के रूप में, मतलब इन्हीं रंध्र छिद्रों के द्वारा बाहर वाष्प में निकल जाता है। मतलब जल की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। जब जल की हानि हो जाती है तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो रंध्र के द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। रंध्र द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। तो भैया दो कार्य इसका याद कर लीजिएगा, पहला तो यही है गैसों का आदान प्रदान करना, दूसरा क्या है, वाष्पोत्सर्जन में सहायक होना। तो ये क्या था, रंध्र का कार्य था। अब आपको अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो जल्दी से क्या कर दीजिए, यस सर बोलिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है अमीबा में पोषण। अमीबा में क्या है, पोषण है। तो आइए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण, तो यहाँ पे आप लोग या अमीबा में पोषण, और अमीबा में जिस प्रकार पोषण होता है इसी प्रकार पैरामीशियम में पोषण होता है। आप अपनी एनसीईआरटी के बुक में देख सकते हैं, अमीबा में भी पोषण दिया गया है और पैरामीशियम में भी पोषण दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं अमीबा में पोषण। तो अमीबा क्या होता है प्यारे बच्चों, एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, लेकिन इसकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। तो यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं अमीबा का ग्राफ थोड़ा सा बना करके देखते हैं। अमीबा का कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये अमीबा है और यहाँ पे ये क्या कर रहा है भैया, यहाँ पे ये खाद्य कण को क्या कर रहा है, पकड़ रहा है। तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए खाद्य कण। और यहाँ पे इसमें जो अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं इसको आप लोग क्या बताइएगा, कूटपाद या पादाभ बोलते हैं, पादाभ। और इस अमीबा में क्या होता है भैया, केंद्रक होता है। और अमीबा में ही क्या पाया जाएगा, छोटे छोटे द्रव्य दिख रहे हैं जिसे आप लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य। अब भैया यहाँ पे इसको अगर खाद्य कण दिखाई दिए तो ये क्या करता है, मतलब इसमें कहीं मुख तो होता नहीं, जिससे हम लोगों का मुख होता है, भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इसमें मुख नहीं होता। इसमें क्या होती है, पूरा कोशिका ही होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, जल में पाया जाता है, हमको दिखाई भी नहीं देगा। तो ये क्या करता है, जैसे इसको खाद्य कण दिखाई देता है ना, तो ये अपनी कोशिका को क्या करता है, मतलब उंगली जैसे बनाता है। जब उंगली जैसे बनाता है तो इसी को क्या कहते हैं, प्रवर्ध कहते हैं। मतलब उंगली जैसे बना करके खाद्य कण को चारों तरफ से घेर लेता है। जब चारों तरफ से घेर लेता है तब यह क्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। क्या कहलाती है, अंतर ग्रहण कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, अंतर्ग्रहण कहलाएगा। तो भैया ये भोजन का क्या कर रहा है, अंतर्ग्रहण कर रहा है। जब आप लोग देखेंगे ना, ये चारों तरफ से खाद्य कण को घेर लेगा तब यह क्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। अब जब ये चारों तरफ से घेर लेता है, इसके बाद भोजन क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। जब भोजन अंदर आ जाता है तो भैया क्या होगा, पाचन स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा, पाचन स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा प्यारे बच्चों, पाचन स्टार्ट होगा। यहाँ पे अब ये चारों तरफ से घेर लेगा, इसके बाद यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है, भोजन का पाचन। तो दूसरा प्रक्रिया यहाँ पे क्या बताइएगा, पाचन होता है। मतलब भोजन का क्या कर देगा, ये
पाचन शुरू करता है। फिर इसके बाद जब ये चारों तरफ से घेर लेता है और इसके अंदर खाद्य कण चला जाता है, जब इसके अंदर खाद्य कण चला जाता है तब ये क्या बनाता है भैया, खाद्य रिक्तिका बनाता है। तो यहाँ पे इसी मतलब यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब इस अवस्था को खाद्य रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य रिक्तिका बोलते हैं, खाद्य रिक्तिका। अब यहाँ पे भोजन का क्या होगा, पाचन होगा। पाचन जब हो जाता है तो भैया इसके बाद ये क्या करता है, स्वांगीकरण करता है। क्या करता है, स्वांगीकरण। अब भैया स्वांगीकरण क्या होता है, तो जो पोषक तत्व होते हैं, यहाँ पे स्वांगीकरण भी समझ लीजिए। इसके बाद फिर क्या होता है, स्वांगीकरण। मतलब जब ये भोजन का पाचन कर लेगा तो उसमें जो पोषक तत्व होंगे, पोषक तत्व क्या होते हैं, इसके कोशिका में मिल जाते हैं। कहाँ मिल जाते हैं, कोशिका में। और कोशिका के द्वारा कहाँ जाएगा, जीव द्रव्य में जाता है। और जीव द्रव्य में जब पहुंचता है तो भैया उससे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। मतलब ऊर्जा में यह मदद करता है। और अगर मान लीजिए इसमें शरीर में टूटा फूटा है तो उसमें क्या करता है, मरम्मत करता है। तो इसी को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, तो जो भोजन यहाँ पे पच गया उससे जो भी इसको पोषक तत्व मिला वो कोशिका में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। फिर इसके बाद ये क्या जाएगा, कोशिका में मिलने के बाद जीव द्रव्य में पहुंचता है। जीव द्रव्य में पहुंचने के बाद ये क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न में सहायता करेगा। और अगर मान लीजिए कुछ टूटा फूटा है तो मरम्मत करने में सहायता करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण के बाद फिर क्या होता है, जब यहाँ पे भोजन पच जाता है, अमीबा में भोजन क्या होता है, पच जाएगा, तो भैया क्या होता है, वेस्ट मटेरियल भी होगा, मतलब हानिकारक पदार्थ होगा। जो हानिकारक पदार्थ होगा इसको क्या करना है, अब बाहर भी तो करना पड़ेगा। अब भैया जब बाहर करना पड़ेगा तो इसमें तो कहीं त्यागने का रास्ता ही नहीं है। जब त्यागने का रास्ता कहीं नहीं है तो ये क्या करता है, कोशिका सतह से ही हानिकारक पदार्थों का क्या करता है, त्याग करता है। जब भैया कोशिका सतह से ही हानिकारक पदार्थों का त्याग करता है तब यह क्रिया क्या कहलाती है, बहिक्षेपण कहलाता है। मतलब शरीर से हानिकारक पदार्थों का निष्कासन करना ही क्या कहलाता है, बहिक्षेपण कहलाता है। तो ये तो किसके बारे में हो गया, अमीबा में पोषण के बारे में हो गया। अमीबा में पोषण का ये ग्राफ आप लोग देख सकते हैं, ग्राफ बढ़िया से आप लोग समझ लीजिए। अब इसके बारे में लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे बताइएगा अमीबा लिखेंगे कैसे, ये भी आप लोग जान लीजिए। अमीबा क्या है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। मतलब अमीबा क्या होता है प्यारे बच्चों, एक कोशिकीय जीव है। अब यहाँ पे जो भोजन ग्रहण करने के लिए, जो भोजन ग्रहण करने के लिए प्रवर्ध का निर्माण करता है। प्रवर्ध, जो भोजन ग्रहण करने के लिए प्रवर्ध का निर्माण करता है। प्रवर्ध, अब प्रवर्ध का निर्माण करता है, निर्माण करता है। अब भैया प्रवर्ध क्या होते हैं, जो इसमें अंगुली जैसे संरचना देख रहे हो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रवर्ध कहते हैं। प्रवर्ध का निर्माण करता है जिसे 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 कूटपाद, जिसे कूटपाद या पादाब कहते हैं। पादाब कहते हैं, पादाब कहते हैं। जिससे 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 वह भोजन पकड़ता है, जिससे वह भोजन पकड़ता है। मतलब कूटपाद से क्या करता है, भोजन पकड़ता है। तथा तथा खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है, खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है। और
खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है, व पाचन करता है। भैया लिख सकते हैं पाचन करता है, पाचन करता है। और इसके बाद पाचन के बाद फिर यहाँ पे लिख सकते हैं वैक्षेपण भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अंतर्ग्रहण भी समझे, पाचन क्या होता है यह भी समझ गए। पाचन तो आप लोग यह भी जान सकते हैं कि जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थ में तोड़ने की जो क्रिया होती है उसे पाचन कहते हैं। फिर इसके बाद स्वांगीकरण, वैक्षेपण भी आप लोग समझ गए। अब आप लोग अमीबा में पोषण, मतलब यह क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग ऐसे ही बढ़िया से लिख के भी आइएगा। अगर मान लीजिए पैरामीशियम का पोषण आ जाए, आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, तो पैरामीशियम की जो संरचना होती है वो क्या होती है भैया, एक चप्पल के जैसे होती है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं, पैरामीशियम की जो संरचना होती है वो एक चप्पल के समान होती है। और इसमें दो केंद्रक होता है, एक बड़ा केंद्रक होता है, एक छोटा केंद्रक होता है। तो भैया इसमें बना लीजिएगा, इसको भी समझ लीजिए। इसमें जो छोटे छोटे धागे के समान संरचना देख रहे हैं जिसको पक्षमाभिका कहते हैं, इसी के सहायता से यह क्या करता है, गति करता है। और ये भोजन को एक विशेष स्थान से पकड़ता है और ग्रहण करता है। बाकी अमीबा के जैसे भी इसमें क्रिया होती है। तो ये क्या था, अमीबा में पोषण था। आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिससे हमें ये पता चल रहा, मतलब चले कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर आप लोग वो समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उनको भी बताइए, वो भी अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकें। और इसका जो अगला टॉपिक है, मतलब अगला पार्ट है, मतलब इसका जो अगला टॉपिक रहेगा वो आपके अगले वीडियो में मिलेगा। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों की साइंस और आप लोगों की मैथ बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस और मैथ एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा कराएंगे आपको, निश्चिंत रहिए। अगर आप सभी लोगों का साथ रहा तो इसी चैनल में आगे चल करके सभी विषय की आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।